Principles for Navigating Big Debt Crisis. बुक बाय रे डालियो। बड़े कर्ज संकट, रे डालियो के सिद्धांतों से समझें आर्थिक तूफान को। वीडियो एक गंभीर लेकिन आकर्षक संगीत से शुरू होता है। स्क्रीन पर तेजी से बदलती हुई स्टॉक मार्केट ग्राफ्स, बैंकों के विजुअल्स और कर्ज में डूबे लोगों के चेहरों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। परिचय: क्या आप अगले आर्थिक तूफान के लिए तैयार हैं? नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी कंपनियां और यहां तक कि हम जैसे आम लोग भी कभी कभी ऐसे गहरे कर्ज के दलदल में कैसे फंस जाते हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है? इतिहास गवाह है कि दुनिया ने कई बार ऐसे भयंकर आर्थिक संकट देखे हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी, नौकरियां छीन ली और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को घुटनों पर ला दिया। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक रे डालियो की गहरी समझ को हमारे सामने रखा है। किताब का नाम है प्रिंसिपल्स फॉर नेविगेटिंग बिग डेट क्राइसिस, यानी बड़े कर्ज संकटों से निपटने के सिद्धांत। डालियो, जिन्होंने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट को करीब से देखा और समझा, हमें बताते हैं कि ये संकट क्यों आते हैं, कैसे काम करते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है या इनसे कैसे निकला जा सकता है। यह सिर्फ अर्थशास्त्र की किताब नहीं है, बल्कि यह इतिहास के उन कड़वे सबकों का निचोड़ है जिन्हें अगर हम समझ लें तो शायद हम भविष्य के आर्थिक तूफानों से खुद को बचा पाएंगे। तो चलिए एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं जहां हम कर्ज के चक्र को समझेंगे, इतिहास के सबसे बड़े संकटों की कहानियों में झांकेंगे और जानेंगे कि कैसे रे डालियो के सिद्धांत हमें इस तूफानी समंदर में सही रास्ता दिखा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस गहरे गोते के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कर्ज का चक्र, एक सामान्य कहानी, द डेट साइकिल, अ नॉर्मल स्टोरी। रे डालियो का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आर्थिक संकट कोई रहस्यमय घटना नहीं होते, बल्कि वे कर्ज के एक प्रेडिक्टेबल चक्र का हिस्सा होते हैं। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही अर्थव्यवस्था भी कर्ज के अलग अलग चरणों से गुजरती है। डालियो इस चक्र को बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। एक, कर्ज का बढ़ना और समृद्धि, द बिल्डअप ऑफ डेट प्रॉस्पेरिटी। शुरुआत में हर कोई ऑप्टिमिस्टिक होता है। लोग और कंपनियां कर्ज लेना शुरू करते हैं क्योंकि ब्याज दरें कम होती हैं और लगता है कि पैसा बनाना आसान है। आप घर खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं, कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री फैलाने के लिए कर्ज लेती है, सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कर्ज लेती हैं। इस कर्ज से आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, लोग ज्यादा खर्च करते हैं, कंपनियां ज्यादा उत्पादन करती हैं और जीडीपी बढ़ती है। सब कुछ अच्छा लगता है, लोग अमीर महसूस करते हैं। इसे बूम पीरियड कहा जा सकता है। उदाहरण, 2000 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में हाउसिंग बूम को याद करें। हर कोई घर खरीद रहा था, कीमतें आसमान छू रही थीं और बैंक आसानी से लोन दे रहे थे। लोगों को लगता था कि घरों की कीमतें कभी नीचे नहीं जाएंगी। 2, बुलबुले का निर्माण, द बबल फॉर्मेशन। जब कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और संपत्तियों, जैसे घर या शेयर, की कीमतें उनकी वास्तविक कीमत से बहुत ऊपर चली जाती हैं, तो एक बुलबुला, बबल, बन जाता है। लोग केवल इस उम्मीद में निवेश करते हैं कि कीमतें बढ़ती रहेंगी, न कि उनके अंतर्निहित मूल्य के कारण। यह अक्सर स्पेक्युलेटिव लेंडिंग, सट्टेबाजी वाले कर्ज और आसान क्रेडिट के कारण होता है। इस चरण में हर कोई अमीर बनने का सपना देखता है। 3, कर्ज का शिखर, द डेट पीक। एक बिंदु ऐसा आता है जब कर्ज लेना अब संभव नहीं होता या बहुत महंगा हो जाता है। बैंकों को संदेह होने लगता है, ब्याज दरें बढ़ सकती हैं या कर्ज लेने वालों की आय कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह वो बिंदु है जहां कर्ज का ढेर पहाड़ जितना ऊंचा हो जाता है। 4, मंदी की शुरुआत, बुलबुले का फटना, द डाउनटर्न बिगिंस, बबल बर्स्ट्स। जैसे ही लोगों या कंपनियों को लगता है कि वे अपना कर्ज नहीं चुका पाएंगे या संपत्तियों की कीमतें गिरना शुरू होती हैं, डर का माहौल बन जाता है। लोग अपनी संपत्तियां बेचना शुरू कर देते हैं ताकि कर्ज चुका सकें, जिससे कीमतें और गिरती हैं। बैंक डर जाते हैं और नया कर्ज देना बंद कर देते हैं। इसे डिलेवरेजिंग कहते हैं,
जहां कर्ज और आर्थिक गतिविधि दोनों तेजी से सिकुड़ते हैं। उदाहरण, 2008 में जब अमेरिका में हाउसिंग बुलबुला फटा तो घरों की कीमतें तेजी से गिरीं। लोग अपने घरों की कीमत से ज्यादा कर्ज में डूब गए। बैंक डूबने लगे, जिससे आर्थिक गतिविधि ठप पड़ गई। चैप्टर 2, बड़े कर्ज संकटों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिग डेट क्राइसिस। रे डेलियो दो मुख्य प्रकार के बड़े कर्ज संकटों की पहचान करते हैं, जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं लेकिन उनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। एक, इन्फ्लेशनरी डीलेवरेजिंग, इन्फ्लेशनरी डिलेवरेजिंग। यह तब होता है जब कोई देश बहुत ज्यादा पैसा छापता है और अपनी करेंसी का अवमूल्यन करता है, यानी उसकी कीमत कम करता है ताकि कर्ज चुका सके। इससे महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है और लोगों की बचत की कीमत कम हो जाती है। उदाहरण, 1920 के दशक में जर्मनी में हुआ हाइपर इन्फ्लेशन। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर भारी कर्ज था। उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए अनियंत्रित रूप से पैसा छापना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि ब्रेड का एक टुकड़ा खरीदने के लिए भी लोगों को लाखों करोड़ों मार्क्स ले जाने पड़ते थे। लोगों की जमा पूंजी कुछ ही हफ्तों में बेकार हो गई। 2, डिफ्लेशनरी डीलेवरेजिंग, डिफ्लेशनरी डिलेवरेजिंग। यह तब होता है जब कर्ज के संकट के कारण कीमतें गिरना शुरू हो जाती हैं। डिफ्लेशन। लोग खर्च करना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कीमतें और गिरेंगी, जिससे अर्थव्यवस्था और धीमी हो जाती है। कंपनियां लाभ नहीं कमा पाती, नौकरियां जाती हैं और लोगों के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं बचते। यह अक्सर तब होता है जब कर्ज विदेशी मुद्रा में, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, होता है या जब सरकार पैसा छापने में संयम बरतती है। उदाहरण, 1930 के दशक की महान मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, बैंक डूबने लगे, लोग अपनी बचत खो बैठे। कीमतें गिरी, कंपनियां बंद होने लगीं और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई। अमेरिका में उस समय ब्याज दरें लगभग शून्य थीं, लेकिन फिर भी लोग कर्ज नहीं ले रहे थे और बैंक कर्ज नहीं दे रहे थे क्योंकि कोई निवेश नहीं करना चाहता था और कोई भविष्य को लेकर आशावादी नहीं था। डेलियो बताते हैं कि दोनों ही प्रकार के संकट दर्दनाक होते हैं, लेकिन उनका इलाज अलग अलग होता है। चैप्टर 3, संकटों से निपटने के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स फॉर नेविगेटिंग क्राइसिस। रे डेलियो हमें बताते हैं कि बड़े कर्ज संकटों से निपटने के 4 मुख्य लीवर, उपकरण, होते हैं जिनका उपयोग सरकारें और केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक्स, करते हैं। एक, ऑस्टेरिटी, बेल्ट टाइटनिंग। इसका मतलब है खर्चों में कटौती करना। सरकारें अपना खर्च कम करती हैं, टैक्स बढ़ाती हैं और लोगों से भी कम खर्च करने की उम्मीद करती हैं। यह आमतौर पर बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधि और धीमी होती है और बेरोजगारी बढ़ती है। उदाहरण, 2010 के बाद ग्रीस में हुआ कर्ज संकट। यूरोपीय यूनियन और IMF ने ग्रीस को सहायता देने के बदले में कड़े ऑस्टेरिटी उपाय लागू करने को कहा, जिसमें सरकारी खर्च में भारी कटौती और टैक्स बढ़ाना शामिल था। इससे जनता में काफी असंतोष पैदा हुआ और आर्थिक मंदी और गहरी हुई। 2, कर्ज का पुनर्गठन या राहत, डेट रीस्ट्रक्चरिंग बटा डेट रिलीफ। इसमें कर्ज को इस तरह से बदला जाता है ताकि उसे चुकाना आसान हो जाए। यह कई तरीकों से हो सकता है। ब्याज दरें कम करना, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स। भुगतान की अवधि बढ़ाना, एक्सटेंडिंग रीपेमेंट पीरियड्स। कुछ कर्ज माफ करना, डेट राइट ऑफ्स फॉरगिवनेस। यह तरीका अक्सर तब अपनाया जाता है जब कर्ज चुकाना असंभव लगने लगता है। उदाहरण, 1980 के दशक में लैटिन अमेरिकी देशों का कर्ज संकट। कई देशों को अपने विदेशी कर्ज का पुनर्गठन करना पड़ा, जिसमें बैंकों ने कुछ कर्ज माफ किए और भुगतान की शर्तें बदलीं। 3, पैसा छापना और क्रेडिट को बढ़ावा देना, प्रिंटिंग मनी, मॉनेटाइजेशन ऑफ डेट। केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में RBI या अमेरिका में फेडरल रिजर्व, अर्थव्यवस्था में पैसा डालते हैं। वे ब्याज दरों को कम करते हैं, सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं, जिसे क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं, ताकि बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो और वे लोगों को कर्ज दे सकें। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना और डिफ्लेशन को रोकना है। उदाहरण, 2008 के वित्तीय संकट के बाद फेडरल रिजर्व ने बड़े पैमाने पर क्वांटिटेटिव ईजिंग की, यानी बहुत सारा पैसा छापा और अर्थव्यवस्था में डाला।
इसका उद्देश्य बैंकों को तरलता, लिक्विडिटी प्रदान करना और अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालना था। 4. धन का पुनर्वितरण, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। यह ज्यादा विवादित तरीका है जहां धनवानों से लेकर गरीबों तक धन का पुनर्वितरण किया जाता है, अक्सर टैक्स के जरिए। इसका उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना और कर्ज संकट के बोझ को ज्यादा लोगों में फैलाना है। डेलियो बताते हैं कि सबसे सफल डीलेवरेजिंग वो होती है जहां इन चारों लीवर का सही संतुलन इस्तेमाल किया जाए। अगर सिर्फ ऑस्टेरिटी पर जोर दिया जाए तो मंदी और गहरी हो सकती है। अगर सिर्फ पैसा छापा जाए तो इन्फ्लेशन अनियंत्रित हो सकता है। सही संतुलन ढूंढना ही चुनौती है। चैप्टर 4। भविष्य के लिए सबक और व्यक्तिगत अनुप्रयोग, लेसन्स फॉर दी फ्यूचर पर्सनल एप्लीकेशन। रे डेलियो की इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन वह तुकबंदी जरूर करता है। इसका मतलब है कि पैटर्न बार बार सामने आते हैं। कर्ज के संकट नए नहीं हैं, वे हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन पैटर्न को पहचानें और उनसे सीखें। व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या सीख सकते हैं? 1. अपने कर्ज को समझें और नियंत्रित करें, अनावश्यक कर्ज से बचें। खासकर वो कर्ज जो आय पैदा नहीं करता, जैसे क्रेडिट कार्ड का भारी कर्ज। हमेशा अपनी कर्ज चुकाने की क्षमता का आकलन करें। 2. विविधता लाएं, डाइवर्सिफाई, अपने निवेश को फैलाकर रखें, सिर्फ एक ही चीज में, जैसे सिर्फ शेयर या सिर्फ रियल एस्टेट, निवेश न करें। यह आपको किसी एक क्षेत्र में आने वाले संकट से बचाता है। 3. नकद रखें, मेंटेन लिक्विडिटी, बुरे समय के लिए पर्याप्त इमरजेंसी फंड रखें। यह आपको नौकरी जाने या किसी अप्रत्याशित खर्च की स्थिति में कर्ज लेने से बचाएगा। 4. लचीले रहें, बी फ्लेक्सिबल, आर्थिक माहौल बदलता रहता है। अपने करियर, निवेश और खर्च की आदतों में लचीलापन बनाए रखें ताकि आप बदलते हालात के अनुकूल हो सकें। 5. इतिहास पढ़ें और समझें, अर्थव्यवस्था के इतिहास को समझना आपको भविष्य के संकेतों को पहचानने में मदद करेगा। जब हर कोई बुलबुले में फंस रहा हो, तब आप सतर्क हो सकते हैं। 6. एक संतुलनकारी कार्य, अ बैलेंसिंग एक्ट। डेलियो के अनुसार अर्थव्यवस्था में कर्ज और धन का निर्माण हमेशा एक संतुलनकारी कार्य होता है। अति किसी भी चीज की बुरी होती है। अत्यधिक कर्ज हमेशा परेशानी लाता है। प्रेरणादायक निष्कर्ष, जागरूक रहें, तैयार रहें। तो दोस्तों, रे डेलियो की प्रिंसिपल्स फॉर नेविगेटिंग बिग डेट क्राइसिस सिर्फ एक आर्थिक विश्लेषण नहीं है, यह एक चेतावनी भी है और एक मार्गदर्शक भी। यह हमें सिखाती है कि आर्थिक संकट कोई ब्लैक स्वान घटना नहीं होते, बल्कि वे कर्ज के एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा होते हैं। यह किताब हमें भविष्य के आर्थिक तूफानों से डरने की बजाय उन्हें समझने और उनके लिए तैयार रहने की शक्ति देती है। हम में से हर कोई, चाहे वह एक छात्र हो, एक कर्मचारी हो, एक व्यापारी हो या एक निवेशक हो, इस जानकारी का उपयोग अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है। जब आप कर्ज के चक्र को समझते हैं, तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आप उन संकेतों को पहचान सकते हैं जब एक बुलबुला बन रहा हो या जब मंदी आने वाली हो। यह आपको खुद को और अपने प्रियजनों को आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद करेगा। तो आइए हम सब रे डेलियो के सिद्धांतों को अपनाएं, जागरूक रहें और एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ें जहां हम आर्थिक संकटों का सामना आत्मविश्वास और तैयारी के साथ कर सकें। क्योंकि जैसे डेलियो कहते हैं, दर्द से गुजरे बिना कोई सीख नहीं मिलती। हमने इतिहास से सीखा है और अब हम उस सीख को अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं।